नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो राहुल गांधी वायनाड से फ्री हो गए, कल फ्री हो गए थे वैसे तो, और आज महाराष्ट्र पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन कितने बिजी थे अपने बहन के चुनाव प्रचार में। वैसे तो वो संविधान की वो लाल सी किताब लेकर के घूमते रहते हैं हर जगह, और उसको दिखा करके लोगों को ये याद दिलाते रहते हैं कि जैसे संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति उनका जो दायित्व है वो सर्वोच्च स्थान पर है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान का अपमान करते हैं या निरादर करते हैं या संविधान को खत्म करने कर देंगे, पर उनके खुद के आचरण से ये लगा कल कि उनके लिए बहन महत्वपूर्ण थी, संविधान महत्वपूर्ण नहीं था। जब वो सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचे, उसको लेकर के तमाम किस्से कहानियां हैं। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर कई चैनलों पर चर्चाएं हो चुकी हैं। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि राहुल गांधी की जो कुल मिलाकर के राजनीति है, क्या वो अब पूरी तरीके से मुस्लिम परस्ती में बदल चुकी है और हिंदुओं के विरोध की ही अब उन्होंने पूरी तरीके से लाइन ले ली है। क्योंकि हमने देखा है झारखंड हो, वायनाड हो, महाराष्ट्र हो, कुल मिलाकर के जो इनका भी थ्रस्ट है भाषण का, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कुल मिलाकर के जो कंटेंट है, जो सार है, वो यही है कि जैसे इनको बस उनकी जरूरत है, अब हिंदुओं की जरूरत नहीं रह गई है। जो रोड शो था भाई बहन का वायनाड में, उसमें आपको एक भी तिरंगा दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। ट्री कलर कुछ दिखाई दे रहे थे तो वो केवल उस पर चरखा था या पंजा था, राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। और चारों तरफ हरे हरे झंडे दिखाई दे रहे थे। पॉलिटिकल कीड़ा ने आज सोशल मीडिया पर एक चित्र जारी किया, जिसमें ऊपर की तरफ तो ये चित्र दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और इसमें राष्ट्रीय ध्वज हैं, इसमें भगवा झंडे हैं और चारों तरफ उसी तरह का एक माहौल है। और ये एक दूसरा उसके ठीक नीचे दिया गया है जिसमें चांद वाले और सितारे वाले झंडे हैं। इनकी जो मोटर गाड़ी है उसके माथे पर जाती जाती लिखा है। एक मुल्ला टाइप आदमी झंडे को लेकर के इनकी गाड़ी पर लटका हुआ है और चारों तरफ या तो हरे झंडे हैं या फिर हाथ लगा हुआ छपा हुआ एक ट्री कलर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इससे बड़ा सच कुछ हो नहीं सकता है आज की राजनीति में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और घूमता आईना चैनल चला रहे और बहुत ही सारगर्भित बातें करने वाले अनुपम मिश्रा प्रयागराज से। उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका माइक शायद म्यूट है। जी जी। नमस्कार सर, माइक म्यूट था जी, हमारा, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। तो आज हम राहुल गांधी पर ही क्यों ना चर्चा फोकस करें साहब। ये अभी जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें, हरियाणा में पराजय, इसके अलावा अभी झारखंड से जो संकेत मिल रहे हैं और जो सर्वे अभी आए हैं एबीपी और शायद वो मेराटाइज है, क्यों कौन सी एजेंसी है उसके, और महाराष्ट्र का भी जो सर्वे आया है। हालांकि इन सर्वे पर बहुत लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, आंख मूंद करके भरोसा सर नहीं मैंने करते हैं। मैंने मैं, मैंने मैंने सर्वे देखा नहीं आज सर, अगर थोड़ा सा
आप मुझे सर्वे के बारे में भी बता दें, 1 मिनट लगेगा आपको तो बेहतर होगा। जी, उसमें ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की 145 से 165 सीटें आ रही हैं और जो इनकी एमवीए गठबंधन है, इंडी ब्लॉक है, उसकी 115 से 126 सीटें आएंगी। इसके अलावा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की 50 से अधिक सीटें दिखाई गई हैं और इनकी 20-25 के आसपास सीटें दिखाई गई हैं। ये सर्वे उसमें आया है। अगर यही रिजल्ट आते हैं साहब, तो लोकसभा चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर में केवल 6 आई है, हरियाणा हारी है, झारखंड से बाहर जाएगी, महाराष्ट्र में भी नहीं आएगी। उसके बाद ये जो राहुल गांधी की कुल मिलाकर के राजनीति है, इस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगेंगे या किसी की औकात नहीं है कि उनकी अक्षमता पर, उनकी नाकामियों पर कोई जबान खोल सके कांग्रेस पार्टी में इस समय। सर, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि 88 चुनाव हारे 90 हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा आप बताइए। बल्कि अब तो वहां पे एक और आदमी आ गया पार्लियामेंट में, तो प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब तो माता जी अपने दोनों बच्चों को लेकर संसद में बैठेंगी। अब तो गांधी परिवार और आपने देखा होगा कि किस तरह प्रियंका के बच्चों को कांग्रेस सोशल मीडिया वाले बाकायदा पोस्ट पे रिपोस्ट कर रहे हैं कि हमारी अगली अगली जनरेशन आ रही है। वो तो साहब रेहान वाड्रा के बारे में बात हो रही है, उसका नाम ही हो गया रेहान राजीव गांधी वाड्रा। अब उसको साहब अगली पुष्ट बता रहे हैं। कहीं आपको कोई मतलब जब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी खत्म हो रहे हैं, तब तो वो प्रियंका को ले आए और साथ में उनके बच्चों को भी ले आए साहब। मतलब आप कमाल कमाल ही कर रहे हैं, जिसके क्या कहा जाए इसको। और रही बात राहुल गांधी की, तो एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि बहुत दिनों तक इनको हम लोगों ने पप्पू कह के इनका मजाक बनाया। तो आप उन्हें कुछ भी कहें, पप्पू कहें, मस्खरा कहें, मजाक बनाए, कुछ भी करें, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जो पॉलिटिक्स, देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियों से मुझे दिक्कत थी। सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत खराब। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के दौर में, सोनिया गांधी के दौर में भारत का जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता था वो सब किया गया। आप देख लीजिए, सोनिया गांधी के टाइम में वक्फ बिल, आपको याद होगा कि ये कम्युनल वायलेंस बिल लेके आ रही थी सोनिया मैडम, वो तो रुक गया, वरना कम्युनल वायलेंस बिल आ जाता तो क्या ही होता। राइट टू एजुकेशन में किस तरह माइनॉरिटीज को छोड़ा गया। आप देख लीजिए राहुल गांधी, अब मुझे समझ में आता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे प्रहार करें, अमित शाह पे प्रहार करें, उनके चक्कर में अडानी को भी लपेट ले। चलिए, होना नहीं चाहिए पर लपेट लिया आपने। आप तो हमारे यहाँ अडानी को इसलिए लपेटते हैं क्योंकि अडानी इकलौता आदमी है जो चीनी कंपनियों को इजराइल से लेके अफ्रीका तक चुनौती दे रहा है, उनके टेंडर से बेटर टेंडर डाल रहा है और वो टेंडर ले रहा है जो कि चीनी चीनी कंपनियों को हरा रहा है। इसलिए वो आप अडानी पे तमाशा कर रहे हैं। आप हमारी जो रक्षा कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये सब इलाहाबाद में, प्रयागराज में भी इनका एक प्लांट है और प्लेन के कुछ हिस्से यहाँ भी बनते हैं और मेरी बिल्डिंग में एक किराएदार रहे, तो मैंने तो इनको बहुत करीबी तौर से देखा है। तो 2019 में इनका शेयर की कीमत 400 रुपए थी और उस समय राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कह रहे थे एचएएल बंद होने वाली है। आज केवल 5 साल में उनकी कीमत 4,500 पहुंच गई, 10 गुनी ज्यादा बढ़ गई एचएएल के शेयर। तो आपने स्टेट बैंक को डैमेज करने की कोई, स्टेट बैंक उठ गया। आपने एचएएल को डैमेज करने की कोशिश की, वोट गया। आपने यूटीआई को डैमेज करने की कोशिश की, वोट गया। आपने एलआईसी को डैमेज करने की कोशिश की, वोट गया। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं जब देखता हूं कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को आप अपने ट्वीट किया, अगर वो ट्वीट हो तो आप इनका दिखाएं। मैं तो देख के हैरत में पड़ गया कि दुनिया के किस कोने में आप अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लपेटते हैं। क्यों लपेट रहे हैं भाई? उनकी क्या गलती है भाई? वो तो एक सरकारी नौकर हैं और इस देश की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। पर ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था। तो आप हमारी फौज को लपेटते हैं, आप कहते हैं वो चीन से पिट रही है, आप हमारे जनरल को गली का गुंडा कहते हैं, आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लपेटते हैं, आप हमारी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लपेटते हैं, आप हमारे इलेक्शन कमीशन को लपेटते हैं, आप हमारे
जो बड़े बिजनेस क्लास है उसको कैसे डैमेज करें। हर तरह से आप रोज बताते हैं, तो कभी आप उनको लेके चले आते हैं किसी वित्त शास्त्री को, कभी कौशिक बासु को ले आते हैं, कभी वो, ये देखिए सर, ऐसे बताइए अजीत डोभाल क्या क्या जगह है बताइए, अजीत डोभाल इस जगह क्यों है। हाँ, तो कभी आप आरबीआई को रघुराम राजन को ले आते हैं और सब लोग मिलके बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाते हैं। मतलब इन्होंने जो कुछ कहा सब उल्टा हुआ ओंकार सर, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी भारत को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर राइट नाउ इज कि आप इन्हें मस्खरा कहे, पप्पू कहे, कुछ भी कहे, पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पूरे कार्यकाल में 2004 से लेकर 2024 का जो 20 साल गुजरा है, भारत को हर कोने में हर तरह से डैमेज करने, भारत को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया गया। उसको क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, कपड़ों के आधार पे, खान पान के आधार पे राहुल गांधी जाके कहते हैं तुमको अपनी मर्जी का खाना नहीं खाने देंगे, तुमको अपनी जुबान नहीं बोलने देंगे, उनको डराते हैं जाके। भारत, ये मोहब्बत की दुकान के नाम पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भारत को हर जैसे एकदम नेस्तरा बूथ खत्म। मैं तो कभी कभी देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम नीतियों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ये मैं सोचता हूं अगर मोदी नहीं होते तो इन्होंने क्या किया होता साहब सोचे। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये साहब, अगर ये 2014, ये 4 से लेके 14 तक 10 साल रहे, और अगर 14 से 24 तक 10 साल और रह गए होते तो पता नहीं भारत बचा भी होता कि इन्होंने खात्मा कर दिया होता। तो मैं तो मानता हूं कि ये बहुत ही ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले जो कन्हैया कुमार को ले गए हैं, कन्हैया नैया इनके सामने बच्चे हैं। मैं तो मानता हूं कि पूरा गांधी परिवार जमाने से भारत को फाइनेंशियली, मिलिट्री स्तर पे, विदेश स्तर पे, होम फ्रंट पे, राज्यों के टुकड़े टुकड़े, मतलब हर तरह से हमको डैमेज करने का इन्होंने प्रयास किया होगा। देखिए, पब्लिक इनको पप्पू क्यों कहती है, हम कहें ना कहें, उसकी एक बानगी मैं आपको और दर्शकों को दे देता हूं। सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है। गरीब व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना खाता है, वो मिठाई खरीदता है, और सुन लेते हैं दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों की जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। देखिए, लास्ट में इन्होंने क्या कहा है अनुपम जी इन्होंने कि अदानी जीएसटी नहीं देता, लेकिन शुरू में क्या कहा था इन्होंने, फिर से सुन लेते हैं। सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लास्ट में कह रहे हैं कि अदानी जीएसटी नहीं देता है, शुरू में कह रहे हैं कि जितनी जीएसटी गरीब देता है उतनी ही अडानी देता है। इनको पता नहीं रहता है या तो कि इन्होंने अभी 30 सेकंड पहले क्या कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी जो छवि पप्पू की बनी है वो ऐसे ही नहीं बनी है साहब, और इनका ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट कराने जाते हैं हर दूसरे तीसरे महीने विदेश, उसमें अडानी का कोई एलिमेंट डाला जाता है क्या वहां से, कि इनके हर भाषण में इनका कोई भाषण बिना अडानी का नाम लिए पूरा ही नहीं हो पा रहा है। दो बातें, पहली बात, जो इस तरह की बातें वो करते हैं, मैं आप हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आती, पर मैं यही बात कह रहा था कि हम हंसते हंसते भूल जाते हैं कि इनकी नियत क्या है। नियत से सोनिया गांधी के हाथ में जब से कांग्रेस की कमान आई है, इस देश को टुकड़े कर। रही बात
अडानी की। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, पता नहीं क्यों अभी तक मेरा ये बात मुख्य धारा में नहीं आ पाया, मेरा ये बयान कि साहब अडानी का, चलिए ठीक है, कल मैं आपको पूरे डिटेल दिखाऊंगा कि किस तरह इजराइल से लेकर अफ्रीका तक अडानी इकलौता व्यक्ति है जो चीनी कंपनियों को मात दे रहा है। जो ग्लोबल ठेकेदारी हो रही है, जो ग्लोबल ठेके हो रहे हैं, वो चीन को मात दे रहा है। और चीन से राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एक अलग फैक्ट है, आप जानते हैं, इन्होंने एमओयू साइन किया है, शी जिनपिंग के साथ साइन किया है। तो जाहिर सी बात है, ये अडानी पे प्रहार लगातार सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, सिंपल। इन्होंने एक बयान दिया था लोकसभा चुनाव के बाद। इन्होंने कहा था कि हमने मोदी की जो छवि बनी हुई थी उसको फाड़ दिया है। क्या वाकई फाड़ दिया है, या ये जो नतीजे आने वाले हैं जो सकारात्मक अभी तक तो दिखाई दे रहे हैं, कोई चमत्कार ही हो जाए तो उसको हम भी नमस्कार करेंगे, पर जेके, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, अभी झारखंड, महाराष्ट्र, लोकसभा, तो किसकी फटी है और किसकी बनी हुई है? क्या ये बताने की जरूरत है राहुल गांधी को, या अब भी कहेंगे कि हमने मोदी की छवि को फाड़ दिया? आपने गौर किया होगा, इधर राहुल गांधी ने लगातार पत्रकारों से दूरी बना के रखी है। वो राहुल गांधी जो गाड़ी से लटक लटक के पत्रकारों से बात करते थे, मोदी की सीने पे, मोदी की छाती का जिक्र करते थे, वो राहुल गांधी अब मीडिया को देख के कट लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश आए थे तो भी उन्होंने, जो रायबरेली आए थे तो भी पत्रकारों से बात करना उचित नहीं समझा। राहुल गांधी को मालूम है कि उनके पास पत्रकारों से बात करने के लिए, दावे करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मन से खड़ो के आप आए बाएं शाएं कुछ भी कह दें, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि सवाल इनसे पत्रकार भी नहीं करते, पर उसके बाद भी इनके अंदर इतना इस समय डर है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि पत्रकारों से कटे कटे घूम रहे हैं। राहुल गांधी के पास ये लंबे लंबे दावे करने के लायक अब कुछ बचा नहीं है। हकीकत यह कि मैं आज आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो जाने दीजिए, अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी आप कमी देखेंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव अखिलेश यादव को बहुत बुरी मात देने जा रहे हैं। और राहुल गांधी भी महाराष्ट्र और झारखंड के बाद उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। बोलने के लिए सही पूछे तो उनके पास अभी भी कुछ नहीं है उनका। ये जो उलेमा बोर्ड ने 17 मांगे भेजी थी एमवीए के पास, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पास, और जिसके बारे में ये सूचना आई कि साहब वो सब स्वीकार कर ली हैं। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि आजादी से पहले, विभाजन से पहले जिन्ना ने भी तो इसी से मिलती जुलती मांगे की थी। अब ये जिन्ना वाली मांगे फिर से कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर उनकी मान रहे हैं तो महाराष्ट्र में शरिया कानून लागू होगा। 1000 करोड़ रुपया ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को भेंट पूजा चढ़ाएंगे। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन ये अपनी जगह है अनुपम जी, और इसकी जो प्रतिक्रिया होने वाली है, जो हिंदुओं का ध्रुवीकरण होने वाला है, वो निर्णायक साबित होने वाला है। अब उलेमा बोर्ड ने आसान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का काम। देखिए 1929 में, 1929 में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स का एक अपना चार्टर पेश किया था कि ये सब मुझे मांगे चाहिए थी। आप आज, मैंने अपने जो शो घूमता आईना किया है, मैंने उसमें जिन्ना का चार्टर और बगल में ये जो उलेमा की 17 मांगे हैं, उनकी 14 पॉइंट, इनके 17 पॉइंट अगल बगल रख के दिखाए। खूब वही डिमांड्स कि साहब मुसलमानों के लिए कोटा मिलना चाहिए, और ये सब जो ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है उनमें मुसलमानों के लिए कोटा होना चाहिए, मुसलमानों के लिए स्टेट लेवल पे कोटा होना चाहिए, मुसलमानों को कैबिनेट लेवल पे कोटा होना चाहिए, मुसलमानों के लिए शरिया का कानून होना चाहिए। तो आप देखें कि सारी बातें तकरीबन वही है जो जिन्ना कह रहा था। मतलब हमारे लिए ये शर्म, मतलब इस देश के लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि आज 1900 जिन्ना की मांग को 95 ईयर्स के बाद हूबहू वैसे ही दोहराया जा रहा है। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी तीनों ने वो मांगे मान ली। बल्कि सिद्धारमैया की बात देखिए, वो तो मुसलमानों को कोटा देने की बात शुरू कर चुके हैं कर्नाटक। उन्होंने कहा जो सरकारी ठेके होंगे उसमें 10% मुसलमानों को कोटा देने की बात कर रहे हैं। तो आप सोचे कि जिन्ना, जिसकी मांगों को नेहरू और गांधी तक ने अस्वीकार कर दिया था, अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था, उनकी मांगों को आज
राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तिकड़ी ने मान लिया है। रही बात विपरीत ध्रुवीकरण की, तो अगर आपका सर्वे ये कहता है कि अभी भी 115 सीट पा जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि ध्रुवीकरण तो ऐसा होना चाहिए कि 15 सीट को मोहताज हो जाए साहब। जिन मांगों के चलते इस देश 3 टुकड़े में बट गया, आज 95 साल बाद फिर से उन मांगों को माना जा रहा है, लादा जा रहा है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस देश के लिए शर्म से डूब मरने की बात है उनका। और क्या माहौल देख रहे हैं, जो अभी संकेत मिल रहे हैं, अगर उसी तरह के रिजल्ट आते हैं तो 25 तारीख से तो साफ संसद भी है। 25 नवंबर को पार्लियामेंट के बाहर और भीतर का दृश्य कैसा होगा, या ये फिर भी बेशर्मी के साथ ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे और वायनाड के लिए जश्न मनाएंगे। अच्छा, वायनाड का भी किस्सा बड़ा मजेदार है साहब। अब आप समझे कि 50 साल तक वहां पे ईसाई और मुस्लिम मिलकर हिंदुओं का विरोध करते रहे, जैसा कि होता रहा। 2010 में वहां टीजे जोसेफ नाम के एक ईसाई प्रोफेसर का मुस्लिम जिहादियों ने हाथ काट दिया क्योंकि उसने मोहम्मद साहब को लेकर कोई टिप्पणी की। उसके बाद से माहौल बदल गया। उसके बाद आपने देखा कि वहां लव जिहाद के इतने मामले सामने आए जिसमें ईसाई लड़कियां इन्वॉल्व थी, कि वहां पे जो बिशप और पादरी, यानी कि जो बिशप्स थे, उन्होंने जाके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की और कहा साहब मुस्लिम लड़के हमारी ईसाई लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं। सो मच सो कि कई मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद ली अपनी लड़कियों को वापस लाने के लिए। आरएसएस के बंदों का यह हाल है कि वो एक तरफ से मुस्लिम जिहादियों से काटे जा रहे हैं और एक दूसरी तरफ वामपंथियों के द्वारा। लेकिन अभी हाल भी आपने देखा, कोची में एक नई घटना हो गई है। कोची में 600 मुस्लिम परिवारों के जमीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। तो एक तरफ वो लव जिहाद से मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वक्फ से। तो आज की तारीख में केरल में, अच्छा देखिए, हिंदू तो बेसहारा है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, पर जो ईसाई कौम है वो तो इतनी बेसहारा है नहीं। उनके पीछे सोनिया गांधी खड़ी हैं, उनके पीछे कांग्रेस खड़ी है, उनके एनजीओ जो यहां से लेकर रोम तक कनेक्टेड है, अमेरिका और ब्रिटेन तक और यूरोप तक कनेक्टेड है, उनको तमाम मदद आती है, पैसे आते हैं, बैकिंग आती है, उनको बीबीसी उनको बैक करते। तो कुल मिलाकर आप देखें कि इस समय केरल में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में एक जंग का माहौल है, गली गली जंग का माहौल है। और हमारा हिंदू वही सेकुलर हिंदू पागल जैसा, एकदम उसको समझ नहीं आ रहा, इधर जाए तो बेचारा सेकुलर बना अभी भी बैठा है, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में घुसेड़े हुए बैठा हुआ है। तो ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है सोनिया गांधी आज ऐसे थोड़ी ना इतना ज्यादा परेशान है वायनाड के चुनाव के लिए। उनको मालूम है कि साहब ऐसा भी हो सकता है। आपने देखा कि विजयन ने उनके ऊपर कितना जबरदस्त प्रहार किया है। साहब ये तो जमात का वो लेके लड़ रहे हैं, समर्थन लेके लड़ रहे हैं, तो विजयन भी विरोध कर रहा है। और उनको मालूम है कि चुनाव हालांकि अभी भी उनके हारने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मानिए अगर बहुत कम अंतर से जीती तो फिर उनकी वो अपनी नाक की प्रतिष्ठा की बात हो जाती। गांधी परिवार है, फिर उनकी नाक तो माशाअल्लाह इंदिरा गांधी से मिलती है, तो फिर तो खास नाक है, आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये वायनाड वाला सवाल है, कि गांधी परिवार को परेशान कर रहा है, डेफिनेटली परेशान कर रहा है। और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने एक गलत चॉइस, एक गलत सीट चुन ली है, क्योंकि वहां पे उस सीट को कब से मुस्लिम लीग भी मान रही है और वो वामपंथी भी विरोध कर रहे हैं। ईसाइयों के भरोसे अभी आप पड़े हुए, मुस्लिम लीग ने जिस दिन आपसे मुंह फेरा उस दिन आप ये सीट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इनकी दिक्कत है कि इनके पास कोई सेफ सीट बची भी तो नहीं साहब। पूरे देश में तो इनका बाजा बज रहा है, तो पूरे इनके पास कोई सेफ सीट बची भी नहीं। अलबत्ता अब ये जरूर होगा जब पार्लियामेंट में ये तीनों माँ बेटे पहुंच जाएंगे, तो फिर आप मान के चले कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा दिक्कत खुद ही आने वाली है प्रियंका गांधी से। हर बार जब प्रियंका गांधी मुंह खोलेंगी तो राहुल गांधी पीछे हो जाएंगे। सोनिया गांधी की कोशिश तो होगी कि प्रियंका गांधी को कंट्रोल रखा भाई जाए, उसको सोनिया गांधी ने 25 साल तक प्रियंका को रोक के रखा, पर जब राहुल कुछ 25 साल से फेल हुए जा रहे तो क्या करा आदमी, भाई जग मार के प्रियंका आ गई। और प्रियंका को आपको क्या लगता है कि सोनिया बहुत खुशी से लाई होगी? प्रियंका खुद बहुत एग्रेसिव है आने के लिए। आपको ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जब उन्होंने अपने चुनाव लड़ने की बात न लड़ी हो। आपको याद हो बीच बीच में लगातार वो बात करती, उन्होंने 2014 में कहा, 2019 में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने इस तरह की बातें चलाई, उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने की बात चलाई। सोनिया गांधी ने हर बार उनको दबा दिया। उनके पति का तो और एक कदम आगे है, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो मैं दूसरी पार्टी से टिकट लेके लड़ जाऊंगा। अनुपम जी, एक पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार,
ये खरगे साहब को क्या पड़ी थी योगी आदित्यनाथ के वस्त्रों के बारे में? उनके सिर पर बाल नहीं है, उनको तो सफेद कपड़े पहनने चाहिए, भगवा धारी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। वैसे तो मैं देख रहा था राम भद्राचार्य जी ने बहुत तीखे अंदाज में उनसे पूछा है कि अगर भगवाधारी राजनीति में नहीं आएंगे, भगवा मतलब भगवान का एक रूप समझ लीजिए, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या गुंडे, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, माफिया वो राजनीति में आने चाहिए? और जो जवाब दिया है योगी जी ने, उसने तो रही सही कसर पूरी कर दी। देखिए साहब, मैंने आज अपना पुराना एक ट्वीट खोज के वापस रीट्वीट किया है। मैंने अप्रैल में, आज से 9 महीने पहले ये बात कही थी। मैं जमाने से हर टीवी चैनल पे, आपके चैनल पे ये बात कई बार कह चुका हूं कि खड़गे साहब की मां बहन और उनके चाचा को जिंदा जला दिया था रजाकारों ने, निजाम के मुस्लिम रजाकारों ने। और बताइए, जला दिया था मुसलमानों ने, नाराजगी उतारते वो हिंदुत्व पे कि हिंदू और वो और उनके साहबजादे कहते हैं हिंदुत्व बीमारी है, मलेरिया है, उसको खत्म होना चाहिए। ये प्रार में लगातार आज मुझे आज बहुत खुशी है, योगी साहब ने उसी बात को हूबहू कहा। मैंने अपने इस ट्वीट को रीट्वीट किया, यही शब्द मैंने इस्तेमाल किए। बहरहाल, योगी जी ने जो कहा वो कहा। मेरा एक दूसरा सवाल है, जब योगी जी के बाल मुड़ाने पे, आप गंजे सर पे आप टिप्पणी करते हो, आपकी हैसियत, आपकी औकात, आपकी हिम्मत है कि किसी मुसलमान की दाढ़ी पे आप कमेंट कर दो? योगी जी का घुटाया हुआ सर तो आपको नजर आ रहा है, एक मुसलमान की दाढ़ी पे कमेंट करके दिखा दो तो हम मान लेंगे। तीसरी बात, इसको याद रखिए कि जो कमेंट भगवा पे करते हैं वो भगवा पे कमेंट नहीं है, वो जो योगी पे कमेंट करते हैं योगी पे कमेंट नहीं है। ये सारी कमेंट, ये सारी नफरत, ये सारी सब कुछ हिंदुत्व के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है। और ऐसा नहीं है कि लुका छिपा है, वो तो खुल के प्रियांक खड़गे कह चुके हैं कि सनातन मलेरिया है और हमें इसको समाप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो आपका मच। आभार सर। नमस्कार। और नमस्कार। दर्शकों से ये निवेदन है, अनुपम जी के घूमता आईना पर जरूर जाएं और सब्सक्राइब भी करें और देखें। शाम के समय वो कई विषयों पर वहाँ चर्चा करते हैं, रोजाना चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका सर। जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।